Welcome back. I am VK Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn active and passive voice. आप लोग आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बहुत महत्व है। जो लोग टेंस की क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, जो टेंस को बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझे हैं, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे टेंस का जो 24 क्लास किया गया है, पहले वो टेंस को क्लियर करें, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस, वॉइस एंड नरेशन, इन 3 चैप्टर से सीपीओ हुआ या एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, इसमें 3 चैप्टर से प्री एंड मेन मिला करके 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो लोग टेंस नहीं पढ़े हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होते हैं, इसको हम समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं कैसे चेंज किया जाता है। जैसे हम लोग टेंस में बताया था कि टेंस ही एक्टिव वॉइस होता है। टेंस जो हम लोग आज तक पढ़े हैं, इसके पहले जो क्लास में 24 क्लास में कराया हूँ, उसमें टेंस जो होता है वही एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, जो कि टेंस में अलग अलग टाइप के जो टेंस है उसमें चेंज होते रहते हैं, जिसको मैं टेंस में बताया हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, मेन वर्ब आते हैं, तो मेन वर्ब भी अलग अलग टेंस में बदलते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ये हम टेंस में पढ़ चुके हैं, और ये टेंस ही एक्टिव वॉइस होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, रूल क्या होता है, और तो इसमें कुछ जनरल रूल होते हैं जिसको हम ध्यान में रखें तो उसको अच्छे ढंग से हम समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस हमारा इंडियन कल्चर में एंड ब्रिटिश इंग्लिश में पैसिव वॉइस का यूज होता है। हमारे ऑफिस में, हमारे न्यूज़पेपर जो स्टोरी होती है, ऐसे होता है ऑफिस में, न्यूज़पेपर में, एंड जो कोर्ट कचहरी में पैसिव वॉइस का यूज होता है, और वहाँ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये फॉर्मल यूज में होता है। हम लोगों को ज़्यादा फॉर्मल ब्रिटेन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश का यूज करना चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश का यूज नहीं करना चाहिए। उसमें ज़्यादा इनफॉर्मल यूज होता है। हे, हेलो, हे गाइज, ऐसे शब्द का यूज होता है जो फॉर्मल नहीं है। इसको हम ऑफिस में यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एंड रिटन में यूज नहीं कर सकते। तो हमें फॉर्मल इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश समझना है और उसको बोलना है, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस क्लास में हम लोग पैसिव वॉइस को समझेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आता है। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह आता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में लास्ट में जाता है।
ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, लेकिन बाय के साथ जाता है। एक्सिलरी वर्ब कुछ चेंज होते हैं जिसको मैं बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा V3, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 का यूज किया जाता है। तो सबसे अच्छा इस सेंटेंस को, पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानने का नियम है कि इस सेंटेंस में वर्ब 3 V3 का यूज होगा और जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की जगह गया है, वो बाय लगा करके सब्जेक्ट का यूज हुआ होगा। कभी कभी सब्जेक्ट का यूज नहीं भी किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। तो हम इसको रूल को समझते हैं और सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। रूल नंबर 1, इसको याद रखना है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, तो बाय का यूज करके जाता है, बाय लगा करके फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं बाय और सब्जेक्ट जो लास्ट में जाता है वो कभी कभी यूज में नहीं आता है, यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया। ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जब फोकस होता है तो कभी कभी सब्जेक्ट को लास्ट में नहीं लिखा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो इसका नियम होता है, वो देख लीजिए। जैसे आई है, आई को यदि हम, आई सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आता है, आई को हम यदि ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो आई बन जाता है मी। आई क्या बन जाता है? मी। वी बन जाता है अस। यू में नो चेंज। यू जो सब्जेक्ट की जगह होता है वही ऑब्जेक्ट की जगह होता है, तो यू में नो चेंज। यू है ऑब्जेक्ट में जब जाता है तो यू ही रहता है। यू यदि ऑब्जेक्ट के जगह पर है और सब्जेक्ट के जगह पर आता है तो सेम रहता है। तो हमें ध्यान देना है, यदि सब्जेक्ट की जगह आई है तो जब चेंज होगा तो मी हो जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह मी है तो चेंज होगा तो आई हो जाएगा। वी है तो ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। अस ऑब्जेक्ट की जगह अस है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा तो वी हो जाएगा। यू में नो चेंज। यू सब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट होगा तो यू, ऑब्जेक्ट की जगह यू है, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो यू ही रह जाएगा। ही सब ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, हिम हो जाता है। हिम है, हिम को यदि हमें सब्जेक्ट की जगह लाना है तो ही हो जाएगा। सी है तो क्या बन जाता है? हर बन जाता है। और हर को यदि हमें सब्जेक्ट की जगह लाना है तो सी हर बन जाता है, और हर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सी हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है, देम हो जाता है। ईट का सेम रहता है, ईट का ईट ही रहता है। हु का हु यदि सब्जेक्ट के जगह पर आया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा V3 होता है। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पहचान है V3 यूज होगा। वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। तो जब भी वर्ब का तीसरा रूप यूज हो तो हम समझ जाएंगे कि वो पैसिव वॉइस है। और जैसे मैं बताया, लास्ट में यदि बाय लगाया गया है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह आया है तो इससे भी हम समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस है। तो हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को मैं अलग अलग सेंटेंस के अनुसार मैं बताऊंगा।
कि ऑक्सिलरी वर्ब कैसे कैसे चेंज होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें चेंज हो जाते हैं। उसके पहले रूल नंबर 4 में है नो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन केस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, नहीं बनता है वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ कंफ्यूज होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका इफेक्ट अगले पर पड़ता है, जिसका इफेक्ट अगले पर पड़ता है। जैसे मैं बोलूं ही राइट्स, वह लिखता है, तो क्वेश्चन आएगा वो क्या लिखता है, तो हम आंसर देंगे वह पत्र लिखता है, वह एक लेटर लिखता है। तो जैसे हमने वह लिखता है तो वह क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो राइट का इफेक्ट किस पर पड़ा, लेटर पर पड़ा। तो जब लिखता है तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है लेटर पे, तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो। वह लिखता है तो क्वेश्चन आएगा कि क्या लिखता है, तो हम बोल सकते हैं कि वह लेटर लिखता है। एक एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या पढ़ रहे हैं, तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो बुक आया तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो रीडिंग का इफेक्ट कहाँ पड़ा, बुक पे। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब हो तभी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो, इंट्रांजिटिव हो, तो हम वो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, उसका पैसिव नहीं बनता है। तो जैसे एग्जांपल से देखिए, नो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन केस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्लीप, वह सोता है, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि क्या सोता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको हम सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदल सकते। जैसे सिट, वो बैठता है, सेंटेंस कंप्लीट है। इसमें इसको ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है। तो इसका पैसिव वॉइस, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सिट इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो तो पैसिव वॉइस बनता है। जैसे स्टैंड, वो खड़ा होता है। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या खड़ा होता है। गो, वह जाता है। कम, वह आता है। लाफ, वह हंसता है। सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जो हम वर्ब बोले उसमें सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जब हो तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब है उसका ट्रांसफर हो दूसरे पे, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। रूल नंबर 4, ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसका पैसिव वॉइस बनता है। अब बट इन केस ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड इट में चेंज टू पैसिव वॉइस। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब हो और उसमें प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो तब हम उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बट इन केस ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड इट में चेंज टू पैसिव वॉइस। इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो हम चेंज नहीं कर सकते,
में चेंज, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखिए ही लाफ, वह हंसता है, तो हम नहीं बोल सकते क्या हंसता है, सेंटेंस कंप्लीट है। तो ऐसे सेंटेंस को, इस सेंटेंस में नो पैसिव वॉइस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका इफेक्ट आगे नहीं हो, सेंटेंस पूरा हो। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि प्रीपोजिशन का यूज हो गया, प्रीपोजिशन का यूज होकर के सेंटेंस आता है तो उसका हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बट इन केस ऑफ प्रीपोजिशन यूज इट में चेंज टू पैसिव वॉइस। जैसे ही लाफ एट द पुअर, वह हंसता है गरीबों पर, वह गरीब पर हंसता है। ही लाफ एट द पुअर, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया एट, ही लाफ एट द पुअर, तो ये प्रीपोजिशन यूज हो गया तो इसका इफेक्ट, लाफ का इफेक्ट हो गया पुअर पर, तब इसका हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ था ही लाफ्स, तो इसका हम नहीं बना सकते। ही लाफ्स, उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन सेंटेंस पूरा है। ही लाफ्स, वह हंसता है, सेंटेंस पूरा है लेकिन आगे कुछ नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन तो इसको, जब इसको इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन अब इसमें ही लाफ एट पुअर, एट द पुअर, तो वह हंसता है किस पे, पुअर पे, गरीबों पे वह हंसता है। तो ऐसे सेंटेंस को तो ये सेंटेंस अब पूरा हो, प्रीपोजिशन यूज हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन प्रीपोजिशन यूज हुआ और द पुअर यूज हुआ, तब इसको हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ही लाफ एट द पुअर, तो इसका हो जाएगा द पुअर, ये पहले आ गया, द पुअर पहले आ गया। जैसे हम जानते हैं ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो द पुअर आर लाफ्ड, वर्ब का तीसरा रूप होता है। द पुअर आर लाफ्ड एट बाय हिम, और जो ही पहले था लास्ट में हिम हो गया, जो ही पहले था वो लास्ट में ही। द पुअर पहले हो गया, आर का यूज हुआ, एंड वर्ब का हमेशा वर्ब थ्री का यूज हुआ। द पुअर आर लाफ्ड एट बाय हिम, गरीबों पर हंसा जाता है उसके द्वारा। इसका मीनिंग क्या हुआ, गरीबों पर हंसा जाता है उसके द्वारा। मेन वर्ब मैं बता दिया, रूल नंबर 5, मेन वर्ब भी 3 का यूज होता है, ऑलवेज एंड एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को मैं बताऊंगा, एक्सिलरी वर्ब को कैसे याद रखेंगे और कैसे कैसे यूज होता है। जैसे मैं बताया वर्ब का तीसरा रूप V3 यूज करते हैं, उसके बाद जो लास्ट नेम है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब पर याद हो जाएगा, बस इस चार्ट को समझिएगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे इसको। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो एक्सिलरी वर्ब होता है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो हम जानते हैं जिसमें ता ते ती सेंटेंस आते हैं, साउंड ता ते ती का आता है, तो उसमें एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, डू या डज का यूज होता है, वो भी नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस में यूज होता है। नॉर्मल सेंटेंस हो तो डू डज का यूज नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो
तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमें दिमाग में नहीं आएगा कि हम ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया कौन सा यूज करें। तो ध्यान में रखना है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जिसमें ता ते ती आता है, इससे हम पहचान जाएंगे, तो उसमें उसके अगले वाला जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद वाला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, इज एम आर का यूज होता है, तो उसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डच का यूज हम करते हैं, लेकिन नेगेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव में करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस में ये डू और डच का यूज नहीं होता है। तो हम भूल सकते हैं कि क्या यूज करें, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आए तो यहाँ पर हम उसके बाद वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसको हम यूज करेंगे। तो उसमें कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, इज एम आर। और हम सब जानते हैं कि इसके बाद जो मेन वर्ब यूज होगा हमेशा V3, हमेशा लास्ट में हमेशा V3। तो इज एम आर आया हो और V3 हो तो इसका मतलब हुआ कि वो पैसिव वॉइस में। सेकंड आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब इसमें होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट होता है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डाउट होता है कि नॉर्मल सेंटेंस में डू और डच नहीं यूज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या यूज करें। तो उसके बाद वाला जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में कौन सा यूज होता है, इज एम आर। तो डू डच यदि नहीं दिया हुआ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमें पैसिव बनाते समय इज एम आर का यूज करेंगे एंड लास्ट में V3 सब में होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आ जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें ऑलरेडी इज एम आर लगा होगा और आईएनजी वर्ब का चौथा रूप लगा होगा। इज एम आर लगा होगा एंड वर्ब का चौथा रूप लगा होगा, तो हम पहचान जाएंगे। तो वर्ब का जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर लगेगा, पैसिव वॉइस में इज एम आर है, इज एम आर पैसिव वॉइस में भी लगेगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो जो वर्ब का चौथा रूप आया है जिसमें आईएनजी लगा है उसके बदले बीइंग का यूज होता है, बीइंग का यूज होगा। तो इज एम आर प्लस बीइंग एंड लास्ट में V3 है, ये तो हम जानते हैं, तो लास्ट में V3 भी होगा एंड लास्ट में भी V3 है, तो हम समझ जाएंगे कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव का यूज होता है, ये हम जानते हैं। जब पैसिव बनाया जाता है तो हैज के साथ बीन का यूज कर लिया जाता है एंड हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है एंड लास्ट में V3 हमेशा होता है, तो रहे। तो हैज है या हैव है और ये हैज बीन या हैव बीन इसके बाद वाला टेंस में आता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन आता है, लेकिन वहां वर्ब का चौथा रूप रहता है, लेकिन यहाँ तो वर्ब का तीसरा रूप हो गया। तो इस जैसे हैज बीन एंड हैव बीन आया और वर्ब का चौथा रूप नहीं आकर के वर्ब का तीसरा रूप आ गया, तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस है। तो हैज हैव
के साथ हैज बीन एंड हैव बीन प्लस V3 सब में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो जहाँ प्रॉब्लम हो रही थी मैं बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज की जगह इज एम आर एंड V3 एक्सिलरी वर्ब हो गए। अब आते हैं और लास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं होता है। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा। नॉर्मल सेंटेंस में डेड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ भूल सकते हैं कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब, कौन सा सहायक क्रिया लगाएं। तो इस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हमें उसके बाद वाला जो टेंस होता है उसको याद करना है। तो उसके बाद वाला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? वाज और वर का यूज होता है। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में वाज वर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ मैं बताया था वैसे ही यहाँ भी यदि डिड तो आएगा नहीं। एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा, तो हम भूल सकते हैं। तो हम याद करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आता है जिसमें वाज वेयर का यूज होता है, तो यहाँ वाज वर का यूज करेंगे। एंड वाज वर के बाद लास्ट में V3 सब में लगेगा, ये मालूम है। पास्ट कंटिन्यूअस में हम जानते हैं कि वाज वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद वाज वेयर के बाद मेन वर्ब क्या यूज होता है? मेन वर्ब का चौथा रूप यूज होता है। तो चौथा रूप जिसमें ing लगा रहता है, तो उस ing के बदले हम being का यूज करेंगे और लास्ट में वर्ब 3 आ जाता है। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, वाज वेयर हो, तो वाज वेयर के साथ साथ बीइंग का यूज करेंगे और V3 तो लास्ट में सब में रहेगा। यदि नॉर्मल ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता तो वाज वेयर एंड वर्ब का चौथा रूप रहता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? वाज वेयर बीइंग एंड ing के बदले बीइंग एंड वर्ब का तीसरा रूप। अब है पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन का यूज करेंगे एंड मेन वर्ब V3 का यूज करेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है, लेकिन उसमें वर्ब का चौथा रूप यूज होता है, लेकिन यहाँ हैड बीन के साथ V3 आ गया, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस है। तो हैड आया और पैसिव वॉइस बनाना हो तो हैड में जस्ट बीन का यूज करेंगे, हैड बीन हो जाएगा एंड वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। तो ये भी याद रहेगा। एंड चौथा जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनाया जाता है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का एक्सिलरी वर्ब विल का यूज होता है, लेकिन जब पैसिव बनाना हो तब हम क्या करेंगे? इसके बाद वाला यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो यूज होता है उसको हम यूज कर लेंगे। तो विल के बदले विल बी कहाँ यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, तो उसको हम यूज करेंगे। विल हो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, तो पैसिव वॉइस विल बी एंड वर्ब का तीसरा रूप, विल बी एंड वर्ब का तीसरा रूप। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता,
तो उसको उसको नहीं बनाया जाता। लास्ट है तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज होता है? विल हैव। विल हैव का यूज किया जाता है जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन, विल हैव बीन ऐड करते हैं। ये विल हैव बीन किस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो इसके बाद वाला चौथा होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ बीन यूज करते हैं एंड वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो तो हम ईजेएमआर का यूज करते हैं, जस्ट उसके बाद वाला ईजेएमआर यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईजेएमआर है तो ईजेएमआर के साथ जस्ट बीइंग का यूज करते हैं और V3 मालूम है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ साथ हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं और V3 सब में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो पास्ट कंटिन्यूअस आता है उसका ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर एंड V3 का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आईएनजी का फॉर्म होता है, लेकिन वाज वर बीइंग का यूज हो जाता है एंड V3। पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज होता है, हेड के साथ बीन यूज होता है एंड V3 का यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी होगा एंड V3 हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज होता है, पैसिव वॉइस में क्या होगा? विल हैव बीन हो जाएगा एंड V3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको जो सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम समझे। अब हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं और बनाते हैं। क्लास, अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के सेंटेंस बना करके इसको समझते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक है ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है अ लेटर एंड राइट्स, ही राइट्स अ लेटर। तो पैसिव कैसे होगा? जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं ही राइट्स अ लेटर, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ही राइट्स अ लेटर, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ कुछ नहीं है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो हम यहाँ पैसिव वॉइस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें? तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें ईजेएमआर लगता है, अभी मैं बताया भी। तो ईजेएमआर का यूज करेंगे एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट उस साइड जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, अ लेटर इज, अ लेटर इज। वर्ब का तीसरा रूप, अ लेटर इज रिटन बाय ही, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ही बन जाएगा हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ।
आई एम रीडिंग अ नॉवेल। सब्जेक्ट है आई, नॉवेल ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब का चौथा रूप यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब एम यूज हुआ है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मैं बताया इज एम आर यूज होता है, तो इज एम आर हम यूज करेंगे। एंड आई एन जी वर्ब का चौथा रूप आई एन जी के बदले बीइंग का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा अ नॉवेल, अ नॉवेल, अ नॉवेल के लिए इज हो जाएगा, अ नॉवेल इज। आई एन जी के लिए बीइंग, अ नॉवेल इज बीइंग। रीड का तीसरा रूप, रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, हम पढ़ते हैं रेड, READ, रेड। अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मी, बाय मी। आई हो गया मी बाय के साथ। अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मी। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव का यूज हुआ है एंड वर्ब 3 का यूज हुआ है। देयर वर्क कैसे बनाएंगे? देयर वर्क सबसे पहले हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा देयर वर्क। हैव आया है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? हैज या हैव बीन हो जाता है। तो वर्क है, एक वर्क है तो हैज बीन हो जाएगा। देयर वर्क हैज बीन का वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। देयर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, their work has been completed। दे का हो क्या हो जाएगा? देन, बाय देन, बाय देन। सेंटेंस वी स्टडीड दिस बुक मेनी टाइम्स। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी स्टडीड, वी और स्टडी के बीच में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया। अब यहाँ हमें डाउट हो सकता है क्या लगाएं, पैसिव वॉइस बनाना है क्या लगाएं। तो हम इसके बाद वाला जो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वाज वेयर, उसका यूज करते हैं। पैसिव बनाने के लिए वाज वेयर का यूज करेंगे। यहाँ देखिए वी स्टडीड दिस बुक मेनी टाइम। वी एंड स्टडी के बीच में कोई सहायक क्रिया यूज नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? वी स्टडीड वर्ब का दूसरा रूप यूज हुआ है, तो हम पहचान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे? इसके बाद वाला पास्ट कंटिन्यूअस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वाज वर, उसका यूज करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। तो वी स्टडीड दिस बुक मेनी टाइम्स, क्या हो जाएगा? दिस बुक, this book was, वर्ब का तीसरा रूप दिस बुक वाज स्टडीड मेनी टाइम्स। लास्ट में सब्जेक्ट बाय अस। दिस बुक वाज स्टडीड मेनी टाइम्स बाय अस। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे होगा? The boys were playing football। फुटबॉल
फुटबॉल और वॉच प्लेइंग है, आईएनजी लगा है, तो इसमें आईएनजी के बदले बीइंग, फुटबॉल वॉच बीइंग, एंड वर्ब का तीसरा रूप, फुटबॉल वॉच बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज। Sita had cooked the food for her friend. Sita had cooked the food for her friend. सीता खाना पका चुकी थी। Sita had cooked the food for her friends. सीता खाना पका चुकी थी अपने दोस्तों के लिए। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? खाना पकाया जा चुका था सीता के द्वारा, कैसे होगा? द फूड had been cooked. The food had been cooked for her friend, or her friend. The food had been cooked for her friend by किसके द्वारा? सीता, by सीता। द फूड हो गया, इसमें हैड लगा है तो हैड बीन हो गया, वर्ब का तीसरा रूप हो गया, फॉर हर फ्रेंड, एंड लास्ट में बाय सीता। इट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल गिव दिस बुक टुमारो। I shall give this book tomorrow. यहाँ shall का यूज हुआ है। I shall give this book tomorrow. ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे this book. shall यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन के लिए। दिस बुक के लिए हम will का यूज करेंगे। This book will be वर्ब का तीसरा रूप। This book will be given by I का me, by me। This book will be given by me tomorrow। लास्ट सेंटेंस है he will have casted the vote next year। he will have casted the vote next year। क्या कैसे होगा? The vote will have been हो गया, casted, the vote will have been casted by him next year। देन क्लास, आज हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का
बेसिक रूल एंड कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझे। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।